है। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। मैं बढ़िया बच्चे, आप बताइए। बोलो 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 बोलो। तो 2 पार्ट्स में तो आपकी एक ही यूनिट हुई है, बाकी तो सब एक पार्ट में ही हुई है। और वैसे भी हायर एजुकेशन है, इसको चाहे आप एक ही कोर्स में करने की बजाय 2 में करोगे तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कंटेंट ही इतना है एक ही कोर्स में, तो वैसे ही लोड ले जाओगे, क्योंकि इसमें और कुछ तो है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ पढ़ना ही है। तो आधा पहला पढ़ लिया, वो याद हो जाएगा तो अगला पढ़ लो। तो वो तो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है ना, ये चीज तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग कि आप उस चीज को किस तरीके से लेते हो। चलिए, थोड़ा सा पोर्शन है। रिसर्चर इज A researcher fails to reject the null hypothesis. What implication will carry its principal research? Accept the researcher, reject the research hypothesis. तो सही तो है, क्या लिखा हुआ है? फेल टू रिजेक्ट मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया। इसकी तो क्वेश्चन ही, ये तो पूरा बेस्ड ही वर्डिंग पे है ना। फेल्स टू रिजेक्ट का मतलब कि रिजेक्ट करने में फेल हो गया। फेल्स टू रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट करने में फेल हो गया। रिजेक्ट करने का मतलब कि रिजेक्ट नहीं कर पाया, तो रिजेक्ट नहीं कर पाया तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट कर लिया भाई। रिजेक्ट नहीं कर पाया तो मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट कर लिया। और अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो रिसर्च हाइपोथेसिस अपने आप क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस है वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, एक एक चीज आप अभी थोड़ा सा, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा आप लोगों को आपकी ये चीज का। प्लीज, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? यू आर लेफ्ट विद 2 मंथ ओनली। 2 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। तो अभी ना, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो या कुछ भी करते हो, जो भी आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो ना, उसको सुधार लीजिए, क्योंकि ये टाइम है सारी मिस्टेक्स को सुधारने का। अगर आपने ये मिस्टेक्स को नहीं सुधारा ना, तो ये ना आपके साथ ही आपके पेपर में चली जाएंगी। यहाँ पर तो ये मिस्टेक्स आपको कोई नुकसान नहीं दे रही, बट अगर आपने यही मिस्टेक्स जाके पेपर में की, तो आपको भी पता है कि वहां पर आप उसको कंपनसेट नहीं कर पाओगे। 60.67 से भी लोगों का नेट जीआरएफ रुक जाता है। 0.67 मतलब एक क्वेश्चन से भी लोगों का नेट जीआरएफ रुक जाता है। तो वहां पर फिर मेरे को मत बोलना कि सर आपने पहले नहीं बताया था। मैं आपको हर चीज बताता हूँ, हर चीज डिटेल में समझाता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, उसको आंसर कैसे करना है, सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बट वो आपके लिए उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
ठीक है जी, क्योंकि अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आपके लिए वो चीज है वो दिक्कत क्रिएट करेगी, आपके लिए वो चीज क्या करेगी, बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है जी, देखो 0.49 से जेआरएफ रह गया था, तो रीजन वही है। अगर एक क्वेश्चन सही हुआ होता तो आज आप यहां पर क्लास में नहीं बैठे होते, है ना। आप किसी जगह से पीएचडी में एनरोल करके अपनी पीएचडी का कोर्स वर्क है वो जो आपका जो भी काम होता वो चल रहा होता, समझ रहे हो ना। तो ये एक्चुअली में हम इन चीजों को क्या कर देते हैं, हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। देखो अपनी लाइफ में ना एक वर्ड को याद रखो, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब समझ रहे हो ना, न्यूट्रल का मतलब होता है हर चीज को सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करना। न्यूट्रल का मतलब जब आपको चाहे कोई बहुत ज्यादा दुख आ जाए, चाहे कोई तकलीफ आ जाए, चाहे बहुत ज्यादा खुशी आ जाए, आपका सेम रिएक्शन। मैं लाइफ में नहीं बोल रहा हूं, ये मैं समझा रहा हूं आपके एग्जाम में। चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तब भी आपका सेम रिएक्शन होना चाहिए, चाहे मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है तब भी आपका सेम रिएक्शन होना चाहिए, और चाहे आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है या इजी आ रहा है सेम रिएक्शन होना चाहिए। सबको एक जैसी रिस्पेक्ट देनी है। उसका रीजन क्या है, एक क्वेश्चन बहुत इजी आ गया, ओवर एक्साइटेड हो गए, ब्लड प्रेशर, ब्लड ने तेज तेज भागना शुरू कर दिया बॉडी में। अगला डिफिकल्ट आ गया तो खून एकदम से जम गया, समझ रहे हो ना। तो इन द एंड ये मैटर नहीं करता कि आपने इजी क्वेश्चन से नंबर लिया या डिफिकल्ट क्वेश्चन से नंबर लिया। इन द एंड ये मैटर करता है कि आपने नंबर लिया, क्योंकि चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो वो भी 2 नंबर का है, चाहे इजी क्वेश्चन कर रहे हो वो भी आपका 2 नंबर का ही है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चाहे आप इजी क्वेश्चन बना रहे हो वो भी 2 मार्क्स ही देके जाएगा, चाहे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रहे हो वो भी आपको 2 मार्क्स ही देके जाएगा। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, कल मैंने आप पे काम दिया था, किस किसने किया। मैंने कल बोला था ना कि कल एक काम करके आना, और मैं चेक करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपने नहीं किया। ये वाला डेटा पुराना है, ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको नया डेटा प्रोवाइड किया था। अच्छा, चलो भेजो, 5 मिनट लो, और क्योंकि छोटा सा ही सेशन है, फटाफट भेजो सारे फोटोज। चलो जी, 5 मिनट का टाइम है, भेजो। हायर एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट मेरी प्रोफाइल में ही है बेटा, प्रोफाइल में जाओगे ना, कंप्लीटेड कोर्स चेक करो, वहां पे मिल जाएगा। ओके जी, सबसे पहले नेहा का चार्ट आ गया, इसको घुमा देते हैं। ओके जी, नेहा के बाद अगला चार्ट भेजा काजल ने। ये अपलोड क्यों नहीं हो रहा भैया जी, इतना टाइम काहे लेते हो, रुको जा। ओके, ओके, अच्छा जी, तो ये काजल ने भेजा है। ओके, ये सुहासी ने भेजा है। ओके, गुड। ये संगीता का चार्ट है, गुड। ये पूजू का चार्ट है, मे बी योर नेम इज पूजा, आई थिंक। ये भेजा है सुप्रिया ने। गुड। ये जेआरएफ कॉमर्स, गुड, बहुत अच्छे।
ये भेजा है पूजू ने, तो इनका तो ऐड कर दिया था। ये भेजा है संजू ने, गुड, बहुत अच्छे। ये भेजा, अच्छा काजल का तो ऐड कर दिया था, ओके। बाकी बाकी लोग क्या, बाकी लोगों ने क्या किया? मतलब क्लास में इतने सारे बच्चे आ रहे हैं और होमवर्क करके आए हैं 10 बच्चे, बहुत नाइंसाफी है ये तो। बाप रे, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग, काश मेरी भी होती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया कि आप में से काफी सारे बच्चों ने बनाया है। तो देखो इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, टू द पॉइंट। ऑलमोस्ट सब बच्चों ने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, जिस तरीके से मैं बनाता था। ये वाला देख के ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे जिन्होंने नहीं बनाया, स्पेसिफिकली ये नोट्स देख के ना मुझे अपने नोट्स याद आते हैं, क्योंकि मैं भी ये रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, गत्ते को क्या बोलते हैं, भूल गया यार मैं। स्कूल में हम जिस पे पेपर देने जाते थे, इसको क्या बोलते हैं? कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड, क्लिप बोर्ड। अरे नेहा, तुम्हारा ऐड ही नहीं हो रहा। मैंने कोशिश की, सबसे पहले तो तुम्हारा ही आया था, लेकिन एक बार मैं फिर से ट्राई करके देखता हूँ, अगर हो जाए। क्योंकि हो गया, हो गया। हाँ, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस चीज को बना लीजिएगा जिन्होंने नहीं बनाया। अब मुझे पता चल गया कि सब लोगों ने बनाया है। तो चलिए हम अपने लास्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए बीच बीच में अपनी अपने पेपर से पहले पहले बीच में मैराथन वगैरह होती रहेंगी, ठीक है, जैसे कुछ करंट अफेयर्स होते हैं या कुछ और स्टैटिक पोर्शन होता है। तो टाइम टू टाइम अब बहुत सारे बच्चों का आ गया है, मैं समझ गया हूँ, लक्ष्मी ने भी भेज दिया है। लक्ष्मी ने तो एक, बाप रे, त्रिवेणी का भी आ गया है, पूजू का भी आ गया, निगम का भी आ गया, काजल का भी आ गया। कोई बात नहीं। तो चलिए अब हमारा जो यूनिवर्सिटी वाला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। In India, university means university established or incorporated under the Central Act or Provincial Act or State Act or include such institution as may, in consultation with the university concerned, may be recognized by UGC in accordance with the regulation made in regards with the UGC Act 1956। तो UGC के अंडर कोई भी एक्ट आता है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, उसके अंडर कोई भी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाती है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उस यूनिवर्सिटी को नाम दे दिया जाता है यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? वी कॉल इट यूनिवर्सिटी। हायर एजुकेशन इज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंटर। बस करो अब, बस बस और मत भेजो, क्योंकि आपने तो एक ही फोटो कितनी बार भेज दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार भेज दिया। छोड़ दो, छोड़ दो, अब क्लास पे आ जाइए। तो बोला सेंटर और स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो सेंटर और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप लोगों को ये भी पता था कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, कोई किसी यूनिवर्सिटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का ओहदा देने की पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो क्या कर सकती है? वो किसी भी यूनिवर्सिटी को मतलब अगर उसको लगता है तो वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी का ओहदा दे देती है। तो ये जो लैटिन वर्ड है यूनिवर्सिट, मींस अ होल, मतलब क्लब किया जाता है जैसे बहुत सारी चीजों को। स्पेशलाइज्ड एसोसिएशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है, ये डेफिनेशंस वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। यूनिवर्सिटीज आर सीट्स ऑफ हायर एजुकेशन लर्निंग फ्रॉम वेयर द सोसाइटी गेट्स इट्स लीडरशिप लीडर्स इन साइंस, आर्ट्स एंड वेरियस अदर फील्ड्स ऑफ नेशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है वो। द फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी मेनली इंक्लूड, क्या क्या फंक्शंस होते हैं? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, रिसर्च, PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, गिविंग एफिलिएशन एंड एक्सटेंशन टू द कॉलेज अंडर इट। तो यूनिवर्सिटीज के पास क्या होती है? पावर होती है क्या करने की? कॉलेजेस को एफिलिएट करने की। कॉलेजेस को एफिलिएट करने की क्या होती है? पावर होती है। ठीक है जी, एक सेकंड।
ये वाला पॉइंट, ये ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया था कि जो एफिलिएशन वाला सिस्टम है ना, अब ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, पुराना हो गया। क्या हो गया, पुराना हो गया है। तो जो एफिलिएशन का सिस्टम है ना, उसको 15 साल के अंदर अंदर, मतलब 2035 तक डूइंग अवे विद द एफिलिएशन सिस्टम। तो ये जो एफिलिएशन का सिस्टम है ना कि ये कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलेटेड है, ये कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलेटेड है, तो ये जो एफिलिएशन वाला सिस्टम है ये आने वाले 15 साल, मतलब 2020 से 15 साल लगाए तो 2035 हो गया, क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा of national education. Accordingly, colleges must upgrade themselves into multidisciplinary autonomous higher education institutions to become of power to award. तो आने वाले 2035 के बाद, ठीक है, मतलब 2035 के बाद जो डिग्रीज है ना वो कॉलेजेस खुद से ही अवार्ड करेंगे। समझ रहे हो ना, ये जो डिग्रीज अभी यूनिवर्सिटीज अवार्ड करती है ना, ये सारी पावर, ये जो सारी ऑटोनॉमी है, ये सारी फ्रीडम है, वो किसके पास आ जाएगी, ये जो ऑटोनॉमी है, ये जो फ्रीडम है, वो किसके पास आ जाएगी, वो कॉलेजेस के पास आ जाएगी। मतलब 15 साल के अंदर अंदर ये जो एफिलिएशन वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक तरीके से डिफरेंस है, उसको क्या करने की कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जी, चलिए। तो हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें से जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं पहले आपको वो पढ़ा देता हूं जिससे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आप ये पढ़ो, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। पिछले 2 साल से ना इस टॉपिक को बेस बना के काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम पहले इसको कवर करेंगे। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मतलब कि एक इंस्टीट्यूशंस को हम डीम टू बी यूनिवर्सिटी कब मान सकते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन इंस्टीट्यूशंस टू बी डिक्लेयर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो अपने आप वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनना चाहता है या इस कैटेगरी में आना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस है। सबसे पहले तो उस इंस्टीट्यूशंस को कम से कम कितने साल हो गए हो एग्जिस्टेंस में, 20 साल, 20 साल की एग्जिस्टेंस होगी। हैज एट the time of application valid accreditation of NAC for at least 3.2 CGPA। दूसरा CGPA 326 3.3 CGPA for the 3 consecutive cycles। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ये CGP का भी क्वेश्चन आया था। In the case of technical institution, 2/3 of eligible technical program accredited by the NAC। और अगर वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है तो उसमें ये 3.26 वाला नहीं होगा, उसमें क्या हो जाएगा, जो उसके सारे कोर्सेज है उसका 2/3 क्या होना चाहिए, एक्रीडेटेड होना चाहिए बाय द NBA। ठीक है जी, जो 2/3 हिस्सा है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी एक्रीडेटेड एज पर द NBA। अगर वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो क्या है, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। should be at least time of application figure among the top 50 ranks in any specific category or among 100 in overall ranking। किसी अगर वो स्पेसिफिक कैटेगरी है तो टॉप 50 इंडिया की यूनिवर्सिटीज में, और ओवरऑल है तो टॉप 100 NIRF की रैंकिंग में आनी चाहिए। समझ रहे हो ना, जैसे सपोज करो वो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर की फील्ड में वो 50 में आनी चाहिए
टॉप 50 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस में, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल में 100 इंस्टीट्यूशंस के बीच में आना चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या हुआ, 20 साल होना चाहिए। दूसरा क्या है, 3.26 का एसजीपीए होना चाहिए, सॉरी सीजीपीए होना चाहिए, या फिर अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है तो 2/3 हिस्सा है वो एक्रीडेटेड होना चाहिए। 50 रैंक्स में आना चाहिए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस में, और टॉप 100 में आना चाहिए अगर टॉप मतलब समझ रहे हो, अगर कैसे क्या बोलते हैं, अगर ओवरऑल की बात की जाए। हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी थ्रू मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज, अलग अलग तरीके के कोर्सेज है वो होने जरूरी है, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज होने चाहिए। द एनुअल पर फैकल्टी publication in Scopus, Web of Science और peer review journal of acceptable quality should not be less than 2। एक साल के अंदर हर फैकल्टी के स्कोप्स में या फिर वेब ऑफ साइंस या पीयर रिव्यू कितने पब्लिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम 2 पब्लिकेशन हर फैकल्टी की। मतलब अगर टोटल 10 लोग हैं उस इंस्टीट्यूशन में तो हर साल उनके 20 रिसर्च जर्नल्स हैं, पेपर था वो पब्लिश होने चाहिए। स्टूडेंट्स रेशियो should not be less than 1:20। कितनी होनी चाहिए रेशियो, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1:20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 100 टीचर से मतलब स्ट्रेंथ ऑफ नॉट लेस देन 100 टीचर्स एंड अ मिनिमम ऑफ 2000 स्टूडेंट्स ऑन द रोल अंडर द रेगुलर क्लासरूम। और टोटल 100 मतलब कम से कम कॉलेज में बच्चे कितने होने चाहिए उस यूनिवर्सिटी में, 2000। टीचर कितने होने चाहिए, 100। मतलब हर 20 टीचर के पीछे एक 20 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर। विच ऑफ नॉट लेस देन 1/3 बीइंग पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट। और ये जो है इसमें से एक ये वाला पॉइंट, 5 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होने चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 ईयर विद रिसर्च प्रोग्राम। कितने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होने चाहिए, 5 पीजी के कोर्सेज होने चाहिए, कितने, कम से कम 3 साल के रिसर्च प्रोग्राम। ये चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, ये चीजें आपके पेपर में पूछी गई हैं, इस वजह से यहां पर मैं बता रहा हूं। उसके बाद के जो पॉइंट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहले 6 पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। यहां से आप लोगों को एक क्वेश्चन 110% देखने को मिलेगा ही, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 6 पॉइंट्स हैं इसको बेस बना के क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है जी, इसको याद रखना आपने। उसके बाद बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी तो सारी चीजें नॉर्मल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके द्वारा एस्टेब्लिश की जाएगी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर अंडर द डायरेक्ट परव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये ज्यादातर किसके अंडर आते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की जाएंगी यूजीसी के अंडर। तो सेलेंट फीचर्स क्या होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, एडमिशन प्रोसीजर, अपना सिलेबस खुद डिसाइड कर सकते हैं, अपने एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं और डिग्रीज दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। ये सिंपल पॉइंट है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है, ये तो सिंपल पॉइंट्स है। ये बस ये याद रखिए, अब मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो MOE हो चुका है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कल बताया था, ये चेंज हो गया होगा। कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी कल वाली लिस्ट में, बताना जरा। 54 हो गई है ना। नेहा ये क्या लिख रहे हो भाई, किसको फोन पकड़ा दिया। तो 54 यूनिवर्सिटीज हैं। कितनी है टोटल, 54 यूनिवर्सिटीज जो मैंने आप लोगों को कल बताया था। और इसमें से 16 यूनिवर्सिटीज हैं, वो कब एस्टेब्लिश की गई थी, बाय 2009 में, जब एक एक्ट आया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009। जो इग्नू है वो MHRD के द्वारा डायरेक्ट फंडेड की जाती है। और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विजिटर कौन है, प्रेसिडेंट, द विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसे स्टेट में कौन होता है, गवर्नर होता है, स्टेट में कौन होगा, गवर्नर होगा। और यहां पर उसके बाद ये एक ना डिफेंस यूनिवर्सिटी है, इंदू, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इज द प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी फॉर डिफेंस सेक्टर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बिनोला, गुड़गांव, हरियाणा। द प्रिंसिपल प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय यूनियन कैबिनेट इन 2010। तो ये क्या है, किसके कौन सी है, दिस इज
इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इंदू, इसके लिए प्रपोजल ऑलरेडी कब एक्सेप्ट हुआ था? मई 2010 में। ठीक है, अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो ये कब एस्टेब्लिश कर दी? 2010 में, और उसके बाद 2013 में एस्टेब्लिश किया गया। ये देखो, Indian National Defence University is a defence service sector set up for the affiliation of training academicians of union government defence servants। तो इसके अंदर कौन आएंगे? जो यूनियन, तो जो यूनियन गवर्नमेंट के डिफेंस सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं। दीज यूनियंस गवर्नमेंट डिफेंस सर्वेंट्स कैन कोलेक्टिवली बी टर्म्ड एट जर्नलिस्ट ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट्स है ना, वो सेंट्रल डिफेंस से कितने आएंगे? 66%, और 34 कहां से आएंगे? सेंट्रल सिविल सर्विसेज से। ठीक है, मतलब जो बाकी 34% है वो सिविल सर्विसेज वाले हो जाएंगे, और जो 66% है वो कौन से हो जाएंगे? वो सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज से हो जाएंगे। इसकी पेरेंट कौन है? किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इसको फाउंड कब किया गया था? 2013 में। इसका प्रपोजल कब दिया गया था? 2010 में। प्रपोजल कब दिया गया था? 2010 में। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 2013 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये वो 9 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके आप लोगों ने नाम याद रखने हैं, जो यूजीसी के परव्यू के अंडर नहीं आती, जिसमें इग्नू भी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है। अब इसको 2 4 5 10 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। इवन के अब तो ना वो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज के नाम भी पूछ लेते हैं, तो वो आपकी टोटली कॉमन सेंस या आपकी जो प्रायर नॉलेज है उस पर डिपेंड करता है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था ना कि मैच करना था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो इसमें हम कुछ खास कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट ये वाली आप जो 9 यूनिवर्सिटीज हैं इनके मेन से नाम आप क्या कर सकते हो? दिमाग में रख सकते हो। दिमाग में रख सकते हो कि अच्छा ये है, क्योंकि पूरा तो याद करने की जरूरत नहीं है ना। पूरा याद करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कौन सा पेपर में लिख के आना है। बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इसके अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है। उसके बाद था स्टेट यूनिवर्सिटी। नाम से पता चलता है जो एस्टेब्लिश, रन और फंडेड बाय द स्टेट के द्वारा होती है। कोई भी लोकल लेजिस्लेटिव हो सकता है, या सेंटर का कोई भी लेजिस्लेटिव होता है, कोई स्टेट एक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेम जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी काम करती है उसी तरीके से स्टेट यूनिवर्सिटी काम करती है। अपना एकेडमिक एडमिशन प्रोसीजर होता है, डिग्री दे सकते हैं, कंडक्ट देयर ओन एग्जाम और कैन डिसाइड देयर ओन सिलेबस। अपने सिलेबस को भी क्या कर सकते हैं? वो चेक कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। The state universities are included in the 12B and are eligible for central assistance. Although the development of state university is the primary concern of the state government, development grant, including grant under special schemes, are provided to all state eligible universities. Such grant facilitates the creation, augmentation and upgradation. मतलब कहीं ना कहीं आप ये देखो कि अच्छा टोटल स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है इंडिया में? 264 था या 444 था? 444 था, है ना। 444 था, उसमें से 264 थी, आई थिंक 244 थी, वो 12 के अंडर आती थी 264 वाली। मतलब कुछ हैं जो 264 आ रही हैं वो सेंटर की फंड जो ग्रांट है उसके लिए एलिजिबल नहीं होती हैं, और जो नहीं आती हैं 12 के अंडर वो सेंटर की ग्रांट के अंदर आती हैं। और ये भी एक पॉइंट है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टोटल एनरोलमेंट, सबसे ज्यादा मतलब 84% स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज में एनरोल हैं उसमें से सबसे ज्यादा कहां पे हैं? स्टेट यूनिवर्सिटीज में। 84% जो टोटल एनरोलमेंट है वो कहां पर है? वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में है। वो कहां पे है? वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में। डीम टू बी यूनिवर्सिटी, अब देखो इसका सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग में था, ये वाला है। बस इस डीम टू बी यूनिवर्सिटी में आपने ये वाले पॉइंट याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पेपर में पूछे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी। मतलब इतने कि आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सर जी यार रेशो 29 था, नहीं,
GER 2030 तक हमारा जो टारगेट है वो 30% अचीव करना है, और अभी आई थिंक 27.2% था। 2030 तक 30 है या 35%, कुछ इस तरीके का, आई थिंक 35% है शायद। एक सेकंड में बताता हूँ। पहले 2030 तक हमारा टारगेट था, बट अब इस टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 2032 तक कर दिया गया है। और वो क्या किया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये टॉपिक आएगा आपका, टेंशन मत लो। अरे यार, पेपर से पहले ना जो जितना स्टैटिक पोर्शन है वो मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, उसकी टेंशन मत लो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 2022 तक 32%, वो यहाँ पर मैंने शायद मिस्टेक से 2030 लिख दिया था, ये नहीं था। तो 2022 तक जो टारगेट है वो कितना है, 32% है कि हर बच्चा जो +2 पास करेगा, 100 बच्चे पास करेंगे तो उसमें से 32 हैं वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे। और पूरे वर्ल्ड में ये ग्लोबल एवरेज कितनी है इस टाइम पे, 36.7%। ये चीजें आएंगी आपकी, टेंशन ना लो। पेपर से पहले तो आपको बहुत पढ़ना, अभी तो मतलब आप ये समझो कि अभी तो असली इम्तिहान आपका अभी शुरू होगा, समझ रहे हो ना। अभी तक तो आप हवा में थे, असली इम्तिहान तो अभी आपका शुरू होगा। जब एग्जाम आता है ना, तो एग्जाम से 2 महीने पहले ना मेरे अंदर ना वो एक फिल्म आई थी ड्रैकुला, में भी शायद आप लोगों ने देखी होगी। तो ड्रैकुला का छोटा सा हिस्सा, इतना सा हिस्सा आ जाता है, शक्तियां आ जाती हैं या जो मर्जी मान लो, कि फिर मुझे ऐसा होता है कि हाँ भाई, अब मैं सुबह 6 बजे भी पढ़ाऊं, सुबह 4 बजे भी पढ़ाऊं, सुबह 3 बजे भी पढ़ाऊं, जितना मेरा दिल करेगा मैं उतना पढ़ाऊंगा। तो ये मेरी इच्छा है जो मैंने जाहिर कर दी है। तो खून पिया जाएगा, लेकिन हाँ, ये जो आपका खून पिया जाएगा इससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। डीम टू यूनिवर्सिटी का फीचर वही है, कंडक्ट देयर ओन एडमिशन प्रोसीजर। और डिग्रीज के केस में अभी इनके बारे में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, मे और मे नॉट ग्रांट डिग्रीज टू द स्टूडेंट्स, मे और मे नॉट ग्रांट डिग्रीज टू द स्टूडेंट्स। डिग्रीज ग्रांट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कैन डिसाइड देयर ओन सिलेबस, अपना सिलेबस खुद से डिसाइड कर सकते हैं। कैन कंडक्ट देयर ओन एग्जाम, अपने एग्जाम्स खुद भी कंडक्ट कर सकते हैं। और मे नॉट ग्रांट डिग्रीज टू द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को डिग्रीज ग्रांट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, राइट। डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैन बी अप्रूव्ड ओनली बाय द एग्जीक्यूशन अंडर द यूजीसी रिकमेंडेशन। मतलब अप्रूवल किसकी तरफ से मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रोविजन किसकी होंगी, यूजीसी की। समझ आया बेटा, अप्रूवल किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रोविजन किसकी होंगी, यूजीसी। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलती है तो वो प्रोविजंस किसकी होंगी, यूजीसी एक्ट 1956 1956 वाला जो यूजीसी एक्ट है उसके अंडर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। तो अब देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है, IIS बेंगलोर, और साथ में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन दिल्ली में है, वो फर्स्ट 2 इंस्टीट्यूशन थे जिनको डीम्ड स्टेटस दिया गया था। IIS was granted the status in 1958, जो स्टैट्यूटरी ओहदा था उसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1908 में। मतलब 1908 में सेटअप किया गया था, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का ओहदा कब दिया गया था, 1958 में। और फर्स्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का ओहदा दिया गया था वो कौन सा था, MAHE, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। कब, 1976। मणिपाल सेंट्रल मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, माहिर। और उसके साथ ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो किसके अंडर आती हैं, जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं। अब ये वही लिस्ट है, देखो एक बार ना आप यूजीसी की साइट से आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी सेंट्रल स्टेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। वैसे अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके रख लेना, थोड़ा बहुत एक बार देख लेना, थोड़ा आइडिया रहेगा आपको। एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना
उन सभी का नाम या नेशनल उन यूनिवर्सिटीज के नाम में मोस्टली नेशनल आता है, और जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज अंडर कवर होती हैं उनके नाम के अंदर स्टेट आता है। मतलब सभी के नहीं आता, बस ये थोड़ा सा हिंट है, ये थोड़ा सा हिंट है। ठीक है जी, इस चीज को दिमाग में जरूर रखिएगा, थोड़ा सा हिंट है वो जो आपको काम आ सकता है। 2015 में यूजीसी ने 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी को बोला था कि आप अपने ऑफ कैंपस सेंटर्स हैं उसको क्या कर दो, शट कर दो, जिसमें बिट्स पिलानी भी था। अब आप लोगों को पता है बिट्स पिलानी से इस बार पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार का क्वेश्चन पूछा गया था। The 11th five-year plan envisages the establishment of 14 world-class universities renamed as innovative university aimed at world-class standards. 11वें प्लान के अंदर ये बोला गया था कि इंडिया में 14 ऐसी यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएंगी जो वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज होंगी, मतलब बाहर के देश से भी लोग उसमें पढ़ने के लिए आएंगे। 2009 में पीएन टंडन कमेटी थी, उन्होंने बोला था कि 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज को क्या कर दो, ब्लैक लिस्ट कर दो, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी बनने के लायक नहीं है, उनको ब्लैक लिस्ट। जैसे अभी रिसेंट एक यूनिवर्सिटी बहुत न्यूज में है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, आज से 10 दिन पहले की न्यूज है, यूनिवर्सिटी कौन सी, जिसने यूजीसी की रूल्स को फॉलो नहीं किया, रिसेंट न्यूज थी, नहीं जेएनयू नहीं यार, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, मैंने अभी पढ़ा था न्यूज में, अरे यार नहीं, एक सेकेंड मैं बताता हूं। पता नहीं, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। वो अभी एक यूनिवर्सिटी पे पेनल्टी लगी है कि उसने यूजीसी के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया। मैं उसकी ना डिटेल है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिए, अगर टाइम जरूरत पड़ी तो वीडियो में बना दूंगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी शुड टेक अप्रूवल फॉर द ऑफ कैंपस और ऑफशोरिंग 2019। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कौन सी होती हैं, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी था क्या नाम, पक्की बात है, देख लेते हैं, नाम तो ऐसा ही मिलता जुलता सही था। नहीं ये नहीं है, कोई और था, कोई और यूनिवर्सिटी है, चलो कोई नहीं, मैं चेक करके बताऊंगा आपको। अब आता है, अरे इंटीग्रल नहीं है यार, नहीं नहीं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी थी, अब छोड़ दो उस बात को, जब मुझे पता चल जाएगा मैं बता दूंगा आपको, लोड मत लो। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर आल्सो यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं तो उसके लिए यूजीसी की अप्रूवल नहीं है, यूजीसी की अप्रूवल जरूरी है। हाउएवर सच यूनिवर्सिटीज डू नॉट रन ऑन सेंट्रल और स्टेट फंड्स, बट इसको सेंटर या स्टेट से किसी तरीके के फंड नहीं मिलते, वो खुद के पैसों पर ही क्या करती हैं, काम करती हैं। बट वो डिग्रीज भी ग्रांट कर सकती हैं, बट उनका कोई ऑफ कैंपस कॉलेज नहीं हो सकता और वो किसी इंस्टीट्यूशंस को एफिलिएट नहीं कर सकती। ठीक है जी, सिंपल, राइट, क्लियर है, ओके। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो इसमें आप लोगों ने क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के क्या फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनो। कंडक्ट देयर ओन एकेडमिक प्रोसीजर, पहले की तरह ही अपना डिसाइड सिलेबस भी डिसाइड कर सकती हैं, अपने एग्जाम भी कंडक्ट कर सकती हैं और डिग्रीज भी दे सकती हैं। और कर क्या नहीं कर सकती, सबसे पहले तो इनका ऑफ कैंपस कॉलेज नहीं हो सकते अलग से, और दूसरा ये किसी इंस्टीट्यूशन को एफिलिएशन नहीं दे सकती, समझ रहे हो ना।
जो एफिलिएशन देने की पावर है वो सेंटर और स्टेट यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जो यूजीसी के अंडर आती हैं, सेंट्रली फंडेड होती है, उस पे आती, और किसी पे नहीं आती। ठीक है जी। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। A university established through the state or central act by sponsoring body, namely a society registered under Societies Registration Act 1860 or any other corresponding law for the time being in force in a state or a public trust or a company. Section 24 of Companies Act 2000 is। अब इसमें पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सेक्शन 25 याद रखना है, किसका, सेंट्रल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, किसके अंडर, जो कंपनीज एक्ट था 1956। एज अ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन आता, मतलब या तो एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है ये, या एज अ कंपनी या पब्लिक ट्रस्ट, समझ रहे हो ना। मतलब इसको थोड़ी सी फ्रीडम है इस चीज को लेके कि ये एज अ सोसाइटी भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और या फिर एज अ पब्लिक ट्रस्ट और अ कंपनी एज पर सेक्शन 24 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। और यूजीसी का एक्ट 22, याद रखिए ये कुछ चीजें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। सेक्शन 22 है यूजीसी का, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को क्या देता है, अप्रूवल देता है क्या करने की, कि वो डिग्रीज ग्रांट कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी तो डिग्रीज देती है ना, मे भी शायद आप में भी कि कोई ना कोई बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी डिग्रीज अवार्ड कर सकती हैं। ये पावर किसके द्वारा दी गई है, ये यूजीसी का जो सेक्शन 22 है उसके द्वारा ये पावर दी गई। फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1995 में सेटअप की गई थी, कौन सी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस गैंगटोक। अब इसमें ना ये जो पॉइंट है जो याद रखना है, जो कोई भी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, फर्स्ट, इस तरीके की जो पहली यूनिवर्सिटीज होती है ना, या कुछ पहली चीजें होती हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से आपने उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे इससे पहले फर्स्ट डीम टू बी यूनिवर्सिटी या डीम टू बी इंस्टीट्यूशन कौन सा था वो भी पता होना चाहिए, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है, मतलब इन पे कई बार फोकस कर लेते हैं, वो क्वेश्चन बना देते हैं। उसके बाद मेटा यूनिवर्सिटी, ये एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है, मेटा यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग द 12th प्लान, मतलब इंडिया के अंदर 12 प्लान हुए हैं, उसके बाद तो फिर जो आई थिंक नीति आयोग का आ गया था वो सिस्टम। यूजीसी इनिशिएटेड अ कंसेप्ट ऑफ मेटा यूनिवर्सिटी। मेटा का मतलब समझ रहे हो ना, बियॉन्ड। मेटा का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड, जैसे मेटा कम्युनिकेशन बोल देते हैं अपन, है ना, तो मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब जिसमें एक अलग ही कंसेप्ट होता है। तो इसके फीचर्स हैं, एक तो सेकंड जनरेशन यूनिवर्सिटीज, मतलब पहली यूनिवर्सिटी से क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। फ्री फ्रॉम फिजिकल बाउंड्रीज, कंडीशंस एंड एबल टू ऑपरेट इन वर्चुअल स्पेस। मेटा का मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं है, मेटा लेवल पे होंगी। टेकिंग एडवांटेज ऑफ इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल टू सम डोमेन्स, और ऑनलाइन लर्निंग जैसे स्मार्ट डिवाइसेज होती हैं वो वाला। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड जामिया मिलिया इस्लामिया आर द फर्स्ट 2 यूनिवर्सिटीज ऑफ। अब ये देखो, ये भी पॉइंट है, इंडिया की पहली मेटा यूनिवर्सिटीज अगर पूछा जाए तो कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया। और a 2-year joint program master of mathematics education to start from 2015 सेशन, और इसका जो फर्स्ट सेशन है वो मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन 2015 के सेशन में शुरू हुआ। कब, 2015 में, कब, 2015 के केस में, राइट, सिंपल। उसके बाद था लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज। लैंग्वेज यूनिवर्सिटी एक नई चीज है, मैं आपको बताता हूं। अब ये एक नया कंसेप्ट है, अगर आप इसका ऑफिशियल डेटा देखते हो तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी इस तरीके से। इंडिया हैज 6 लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज। इंडिया के अंदर कितनी लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज हैं, 6। अगर आप ये देखोगे ना, ये डेटा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पॉइंट उस पे है। आउट ऑफ विच 3 आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एंड 3 आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। The deemed to be universities are for promotion of Sanskrit language and 3 central university, 1 for English and foreign language, Hindi and Urdu.
तो ये पहली तो आप लोगों ने 6 यूनिवर्सिटीज के नाम याद रखने। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ राष्ट्रीय, पहले तो ये लिखो, इसको अपनी कॉपी पे लिखो, तब तक मैं आपको इसका एक और पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। इसको अपनी कॉपी पे लिखो, उसका तब मैं एक और पॉइंट बताता हूँ। ठीक है जी, इसको लिखा, समझ लिया। तो नाम में ही आप लोगों को कहीं ना कहीं वर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। अब आपको जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जो आप लोग देख सकते हो वो क्या बन सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, इज नॉट अ लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इसको बेस बना के भी आपको क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, तो ये 6 यूनिवर्सिटीज के आप लोगों ने नाम याद रखने। उसके बाद आता है क्लस्टर यूनिवर्सिटी। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू is a collegiate public state university located in Jammu in the state of Jammu and Kashmir, India. It is a cluster of 5 colleges of Jammu city. जो जम्मू के 5 colleges हैं उसका एक cluster है। It was established in 2016 under the Srinagar and Jammu Cluster University Act together with the Cluster University of Srinagar under the initiative of centrally sponsored scheme RUSA. तो इसको किसके अंडर एस्टेब्लिश किया गया था, रूसा के अंडर एस्टेब्लिश किया गया था। कौन सी क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू along with the cluster university of Srinagar was inaugurated by the Ministry of HRD 17th of April 2007। तो 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, नाम याद रखना है, स्टेट याद रखना है, किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी और कौन सी स्कीम के अंडर आता है। जैसे बताया ना, किसके अंडर आ रहा है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। रूसा स्टैंड फॉर राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा यार क्या बोलते हैं, उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये क्लस्टर है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, ये एक अपने तरीके की यूनिवर्सिटी है। Prime Minister Narendra Modi Sunday launched the University of Ladakh, the first ever university in the Ladakh region of Jammu Kashmir. लद्दाख में सबसे पहली यूनिवर्सिटी। The Jammu region has 4 universities besides IITs and IIMs, while the Kashmir Valley has 3। तो ये कुछ नहीं, बस ये याद रखना आप लोगों ने कि कहाँ पे है, ये लद्दाख में है। उसके बाद CIC, CIC क्या होते हैं, is the Government of India funded institution established under the aegis of University of Delhi। किस कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसमें इतना, it was founded in 2011 and introduce innovation as a credit based course for the first time India। इंडिया के अंदर जो क्रेडिट, समझ रहे हो ना, जैसे आप क्रेडिट्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो ना, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटीज में क्रेडिट्स को ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे स्वयं प्रभा के अंदर जो आप कोर्स वगैरह करते हो, तो ये उसके बारे में क्वेश्चन बनता है, यहां से फोकस किया जा सकता है। उसके बाद आता है जैसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब जिनको एक तरीके से ऑटोनॉमी दे दी जाती है, जिनको फ्रीडम दे दिया जाता है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर देयर डेली ऑपरेशंस, वो अपने ऑपरेशन, सिलेबस, कोर्स ऑफर्ड और एडमिशन प्रोसीजर पे करते हैं। दे फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, MHRD, या फिर आप MOE बोल सकते हो। अब इसमें क्या है, एक होता ऑटोनॉमस कॉलेज और एक होता ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन।
क्या फर्क है? ऑटोनोमस कॉलेज को किसी यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएशन लेनी जरूरी है, ठीक है जी। किसी भी ऑटोनोमस कॉलेज को किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या लेनी जरूरी है? एफिलिएशन लेनी जरूरी है। दीज कॉलेज कैन कंडक्ट देयर ओन एडमिशन प्रोसीजर एंड एग्जाम, हाउएवर एट द एंड ऑफ कोर्स कंप्लीशन दे कैन नॉट इशू देयर ओन डिग्री ऑफ डिप्लोमा। क्योंकि अगर ये एफिलिएटेड है तो ये खुद की डिग्री नहीं दे सकते, राइट। ऑटोनोमस कॉलेज का मतलब है, जैसे हमारा कॉलेज भी ऑटोनोमस है, एएस कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज है, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर क्या है? एफिलिएटेड है, तो वो बाकी सारे काम खुद से करते हैं। बट जब बात आती है डिग्रीज की, तो डिग्रीज वो अपने नाम पे नहीं दे सकते, वो यूजीसी वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के नाम पे देनी पड़ती है, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। कभी मौका मिले ना तो पीयू में जरूर जाइएगा, अच्छा लगेगा आपको, सीरियसली। मतलब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, मतलब मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको कभी भी चंडीगढ़ आने का मौका मिलता है ना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जरूर आइएगा, एटलीस्ट एक बार तो जरूर जाइएगा। बहुत 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 खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, और वैसे भी चंडीगढ़ के बारे में तो आपको पता ही है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। हम वहां पे पढ़े तो नहीं, लेकिन मैं अपने कॉलेज लाइफ में उस यूनिवर्सिटी में हमारे जितने भी कंपटीशन होते थे ना, मैंने आपको बताया था, हमारे कंपटीशन में पार्ट लेता था, उसमें बहुत बहुत बार हमें यूनिवर्सिटी का जाने का मौका मिलता था, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आता है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। देखो कॉलेज से अलग है, जैसे डीम फुल ऑटोनॉमी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ डिसाइडिंग कोर्स, हाउएवर दे कैन ग्रांट डिप्लोमा लाइक इन द केस ऑफ आईआईएम्स। It may be noted that IIMs will also be brought to the grant degree soon as Union Cabinet will approval IIM bill. तो ये कुछ कुछ लेवल पे जाके IIM बिल के अंडर ये क्या कर सकते हैं? ये डिग्रीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये डिग्रीज प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें कौन कौन से, जैसे आईआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, एनआईटीज हैं, एम्स है, ये सब इसके अंडर आते हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस के अंडर। तो ये ऑटोनोमस कॉलेज से अलग इसी तरीके से है कि इनके पास कहीं ना कहीं एक पावर रहती है क्या करने की? डिग्रीज देने की, राइट, इस तरीके से। तो ये जो होते हैं वो क्या करते हैं? कंडक्ट देयर ओन प्रोसीजर और मे नॉट ग्रांट डिग्रीज, और ठीक है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस की बात होती है। अब ये वाला चार्ट है जो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डीम टू बी यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस खुद डिसाइड कर सकते हैं, ऑटोनोमस भी कर सकते हैं और प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं। कैन ग्रांट डिप्लोमा और डिग्री टू द स्टूडेंट्स, डिप्लोमा और डिग्री ग्रांट कर सकते हैं। और ऑटोनोमस नहीं होता, ऑटोनोमस के केस में कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के बाकी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज के साथ होता है, डिप्लोमा और डिग्री दे सकते हैं, बट जो मतलब असाइन की जाएगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुद से दे सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी होगी। देखो ये तो दोनों एक तरीके से यूनिवर्सिटी होगी ना। अब ऑटोनोमस, आपने कभी वर्ड नहीं सुना होगा ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, है ना। आप यूनिवर्सिटी के लिए सुनते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी तो नहीं सुना होगा ना, यह सुना है? ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी सुना है? तो ये दो पॉइंट है इसके। और डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, फुल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस ऑन डिसाइडिंग कोर्स सिलेबस और एडमिशन एंड फीस, खुद से कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ देयर डेली ऑपरेशन, सिलेबस एंड एडमिशन, और नीड टू अडेयर टू यूजीसी। बट प्राइवेट को क्या करना पड़ता है? मैंने बताया था ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी यूजीसी की अप्रूवल की जरूरत होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए भी यूजीसी की अप्रूवल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। और ये वही आपका जो एमएचआरडी के अंदर आता है और फॉल अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमएचआरडी। तो ये दोनों एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, और ये जो यूजीसी के अप्रूवल, ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एक बार आप देख सकते हो। उसके बाद कुछ फंक्शनल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आती हैं इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में नहीं रखा गया, उनके लिए ना एक अलग नई टर्म है वो बना दी गई है, जिसको क्या नाम दिया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। क्या नाम दिया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन, राइट, ये मैं आपको बताता हूं।
क्लियर है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नहीं, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये किसके अंडर बोला गया है कि भाई जो फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। यूनिटरी यूनिवर्सिटी, यूनिटी का मतलब क्या हुआ? द यूनिटरी यूनिवर्सिटी हैव बीन अ सिंगल कैंपस एंड लार्जली कंसंट्रेटेड ऑन पोस्ट ग्रेजुएट्स स्टडी एंड रिसर्च, तो सम में हैव प्रोविजन टू अंडर ग्रेजुएट्स, जैसे AMU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, आर हैव कॉलेज अंडर नोन एज यूनिवर्सिटी कॉलेज और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस। जैसे आप लोगों ने एक भी चीज देखी होगी है ना, जैसे जैसे हम अगर मतलब ये सिस्टम अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे मुंबई में मेरे कुछ दोस्त हैं, वो क्या बताते हैं कि यहां पर ना 11वीं 12वीं भी जूनियर कॉलेज की तरह कंसीडर की जाती है, जबकि हमारे पंजाब में, या मुझे नहीं पता आपके स्टेट में तो शायद होगा, हमारे पंजाब में वो कॉलेज में नहीं, हमारे स्कूल में आती है, सीनियर सेकेंडरी में आ जाती है, और कुछ जगह पे वो कॉलेजेस में कंसीडर की जाती है ना, कुछ उस तरीके से। एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। सब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जैसे वन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया था, और टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, अगर आप बाद में इसको रिकॉल करना चाहते हो। ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। इग्नू के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है पिछले वाले कोर्स में, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, उसमें आप लोगों को इग्नू के बारे में मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया था, तो आप उसको एक बार जाके चेक कर सकते हो। कम्युनिटी कॉलेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी कॉलेजेस में का जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो आता है स्किल डेवलपमेंट। इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो लोकल और नेशनल लेवल की जरूरतों को पूरा करते हैं, समझ रहे हो ना, सेकेंडरी लेवल एंड बिलो द डिग्री विद एप्रोप्रिएट स्किल्स, तो ये स्किल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट। इसकी भी एक बार डेफिनेशन पूछी गई थी। इन व्यू टू द नीड्स ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड कम्युनिटी, thereby leading to gainful employment and option for horizontal and vertical mobility। समझ रहे हो ना? तो किस तरीके से जो स्किल्स डेवलपमेंट की जा सकती है, पॉलिटेक्निकल आप ऐसा बोल सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है कि वोकेशनल एजुकेशन के बारे में हमने बात की थी, किसके बारे में हमने बात की थी? वोकेशनल एजुकेशन। अभी पहले क्या होता था, NEP 2020 आने से पहले 9th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत होती थी। वो भी मुझे इस वजह से ज्यादा, जब मैं कॉलेज था ना, तो मुझे एक स्कूल में बोलने का मौका मिला था। वहां पर बच्चों के पास रिटेल एज अ सब्जेक्ट था, एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट, समझ रहे हो ना? रिटेल मार्केटिंग, रिटेल का जो काम होता है वो कैसे होता है, उन्होंने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट किया हुआ था। तो वहां पर मुझे रिटेल के टॉपिक पे बोलने के बारे में क्या किया गया था, इनवाइट किया गया। बहुत देर पहले की बात है, 2016 की बात है, काफी देर पहले की बात है। तो वहां पर मतलब मैं पहली बार किसी स्कूल के बच्चों को क्या कर रहा था, एड्रेस कर रहा था, और सीरियसली मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। कंफ्यूज क्यों हो रहा था? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा कभी भी स्कूल टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं रहा, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा मेच्योर बच्चे होते हैं तो ज्यादा लगता है ना, मेच्योर बच्चे होते हैं तो मैं उनको थोड़ा अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ, छोटे बच्चों को थोड़ा अजीब होता है। तो मैं जब स्टार्ट किया ना, तो मेरा फ्लो वही था जो कॉलेज वाला होता है ना, थोड़ा सा मैं ऊपर वाले लेवल पे चला गया। पहले 2-3 मिनट मैंने 5 मिनट बोला, और फिर मैंने उनके चेहरों को देखा, है ना, मतलब मैं कॉलेज वाले लेवल में, देखो वो इस लेवल पे थे, मैं कॉलेज लेवल पे था। मैंने जैसे मैं कॉलेज में रिटेल पढ़ाऊंगा, मैंने वैसे पढ़ा दिया। पहले 5 मिनट मैंने उनको पढ़ा दिया, और उनको कुछ समझ नहीं आया। उनको क्यों समझ आएगा भाई, एक BCom का बच्चा है और एक 9th क्लास का बच्चा है, कितना फर्क होगा, समझ रहे हो ना, 6-7 साल का फर्क है। तो सब उनके ऊपर से निकल गया, वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, अब मतलब अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, मुझे यहीं पे आना पड़ेगा, तो फिर मैं वहीं पे आया। फिर मैंने उनको एग्जाम्पल भी उनके घर की, मतलब एकदम से प्योर फाउंडेशन पे जाके मुझे पढ़ाना पड़ा। हो जाता है कभी कभी ऐसा, मगर अच्छा था यार। मतलब मुझे लगता है कि ना, आपकी लाइफ में जो सबसे सबसे प्रीशियस चीज है ना, वो होती है एक्सपीरियंस। चाहे फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, कहीं कहीं पर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और कहीं कहीं पर आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है।
तो मैटर नहीं करता कि वो एक्सपीरियंस अच्छा था या बुरा था, दोनों ही एक्सपीरियंस से आपने लर्न क्या किया वो ज्यादा मैटर करता है। चाहे वो आपका अच्छा एक्सपीरियंस था, चाहे वो बुरा एक्सपीरियंस था, आपने उस एक्सपीरियंस से सीखा क्या, ये चीज ज्यादा मैटर करती है ना। इस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बाय स्टेट, ठीक है, ये कुछ खास नहीं है। मेन जो चीजें आप लोगों को पेपर में पूछी जाने वाली हैं वो आप लोगों को मैंने यहाँ पे कवर करवा दी। इसके साथ आपका हायर एजुकेशन का जितना आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। हाँ, बट इससे ऐसा नहीं है कि ये सब खत्म हो गया। पेपर से पहले हम 2 4 5 क्लासेस लेंगे आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो मैराथन से रिलेटेड हो, चाहे वो PYQ के टॉपिक से रिलेटेड हो। जो भी कुछ नई नई चीजें आई हैं वो मैं आपको वहां पे डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग, मैंने कल आपको एक काम बोला था कि अपना 20 डेज का एक शेड्यूल बना लीजिए और एक अपना शेड्यूल बना लीजिए 60 डेज का। इसको आप जितनी जल्दी बना लोगे बेटा, जितनी जल्दी आप इस चीज पे काम करना शुरू कर दोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद, उतना सबके लिए फायदेमंद है। क्योंकि एग्जाम की डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी है। अल्टीमेटली आप लोगों को पता है कि एग्जाम जून में होगा। अब वो आपकी किस्मत है 10 को हो, 20 को हो या 25 को। मतलब हम तो यही मान के चल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ यही 50-60 दिन का टाइम है। उस 50 से 60 दिन को आप कितने अच्छे से यूटिलाइज करोगे, यही आप लोगों की सक्सेस है, वो डिसाइड करेगा। मतलब 7 से पहले तो नहीं होगा, 10 से पहले तो नहीं होगा, 10 के बाद कभी भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25 कभी भी होगा, बट जून से मुझे नहीं लगता डिले होगा। क्योंकि अब तो कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं है ना कोविड वगैरह की। और इस बार मर्ज करके 2022 जो दिसंबर वाला पेपर होगा फिर उससे एक ही एग्जाम है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि हमें इस 60 दिनों को ही यूटिलाइज कर। जो बच्चा इन 60 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करेगा उसको सक्सेस मिलेगी। नहीं तो फिर दिसंबर में फिर हो रहा है एग्जाम, है ना, दिसंबर में तो फिर भी होएगा एग्जाम। तो मना थोड़ी किया किसी ने, तुम्हें तो मजा आता है 1000 रुपए लुटा के, खुद थोड़ी ना कमा रहे हो, है ना। जिस दिन उस 1000 रुपए खुद कमाओगे ना उस दिन उसकी वैल्यू पता चलेगी। इस वजह से अगर माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस चीज को पॉजिटिव वे में उस चीज का फायदा उठाओ, उसका नाजायज फायदा मत उठाओ, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो आपका करियर जितना सेट हो जाएगा ना उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितनी जल्दी सेट हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, बाकी ऑल द बेस्ट। मेरे एंड से जितना हो सकता है, जितना हो रहा है, मैं करने की कोशिश करूंगा। और अभी तो और भी बढ़ाऊंगा। मैंने आपको पहले बताया कि अभी तो हम ड्रैकुला वाले रूप में आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 4 दिन 5 दिन का काम और टाइम और लगेगा। एक बार ड्रैकुला के रूप में आ गए तो फिर आप भागोगे। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अच्छा ये था क्या, लेट मी जस्ट चेक। यस, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये देखो, देख पा रहे हो, ये 28 मैंने बताया था ना, अभी तो 10-15 दिन पहले की न्यूज है, वही है। देखो ये 25 मार्च को आई थी। वायलेशन बाय अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु इन रनिंग डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम विदाउट अप्रूवल ऑफ यूजीसी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। It has come to notice of UGC that Annamalai University is running the distance education program and admitting students in open and distance learning program without approval of UGC in this gross violation of all conditions laid down under UGC Open and Distance Learning Regulation 2017 and its amendments from time to time and UGC Open and Distance Learning Program and Online Program Regulation 2020. As per the above regulation, no higher education institution shall offer any open and distance learning program
and admit learners therefore unless it has been granted recognition by the commission. कहने का मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी तब तक ओपन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती जब तक उसे यूजीसी से अप्रूवल नहीं मिलती। तो मतलब अगर मेरी सपोज करो कोई यूनिवर्सिटी है, सपोज करो कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर वो ओपन एंड डिस्टेंस कोर्सेज मतलब शुरू करना चाहती है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको यूजीसी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बट ये जो अन्नामलाई है, ये मैं तो नाम ही पहली बार सुना है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अप्रूवल नहीं ली, बच्चों को एडमिट कर लिया और फिर उस केस में यूजीसी की तरफ से एक्शन लिया गया है। अब बैठे मलाई खाते रहो। The Annamalai University was only recognized to offer any program on ODL mode till academic। मतलब 2014-15 तक अप्रूवल दी गई थी इसको, अब तो मलाई छीन ली है। और no further recognition has been accorded to the offer any, मतलब नहीं कर सकते थे Tamil Nadu without prior approval। Therefore the general public, students and other stakeholders are cautioned through this public notice not to take admission in any program offered by the Annamalai University, Tamil Nadu 3 ODL. Taking admission in such program may jeopardize the career of students in view the absence of recognition। ऐसा ना हो कि वहां से आप एमए कर लो और आपकी एमए अप्रूव्ड ही ना हो, आप पीएचडी कर लो 4 साल और उसके बाद हो आपके साथ तो मजाक हुआ, वो देखो कैमरा, आपके साथ प्रैंक हुआ, फिर ऐसा ना हो जाए वो देखो कैमरा लगा हुआ है, आपके साथ छोटा सा मजाक हुआ, भाई 4 साल है कुएं में चले गए, तू बोल रहा मजाक हुआ है। तो इस वजह से अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के बारे में ये नोटिस आया है। तो प्लीज अगर आपका भी कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार है वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहा है या ले रखी है, तो पहले ही उनको इस चीज के बारे में अवेयर कर दीजिए कि भाई इनका दूध फट चुका है और मलाई यूजीसी वाले खा गए हैं। सो बी श्योर कि आप इस सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। और बस आप पेस अप करो अपनी प्रिपरेशन को, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। बस कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, समझ। जैसे फिल्में चलती हैं तीनों चीजों पे, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, उसी तरीके से करियर बनता है तीनों चीजों पे, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज में अगर कंसिस्टेंट एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।